किसी भी खेल के खिलाड़ी को मानसिक और शारीरिक रूप से खेल के लिए तैयार होने से पहले उन्हें खेल के पहले मन से तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज इस खास मुद्दे की बात में हम बातचीत करने वाले हैं खेल नीति की। जी हाँ, झारखंड की खेल नीति की। ये खेल नीति क्या है और इसके बाद क्या कुछ प्रावधान खिलाड़ियों को मिलेंगे, जानेंगे आज के इस मुद्दे की बात में। तो 13 सितंबर 2022 को झारखंड के खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खेल नीति का विमोचन किया और इसका उद्देश्य रखा गया कि यहाँ के खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दिलाए जाएंगे ताकि वो न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक सशक्त पहचान बना सके। इस खेल नीति में और क्या कुछ प्रावधान है, इसका उद्देश्य क्या है, समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में झारखंड ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल और खिलाड़ी को उभरते हुए देखा है। हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल और लॉन बॉल में हमारे खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर अपना परचम लहराया है। ऐसे में ये जरूरी हो गया था कि हमारे खिलाड़ियों के लिए एक ऐसी नीति सामने आए जिससे खेल को यहाँ पर एक करियर के रूप में देखा जा सके। देर से ही सही, एक खेल नीति सामने रखी गई जिसमें प्रोत्साहन राशि से लेकर कई तरह की योजनाएं दिख रही हैं। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू है। झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा से शुरू किया गया अभियान आज सलीमा टेटे और निकी प्रधान तक पहुंच चुका है। झारखंड ने कई सितारों को अपने मैदान में जगह दी है, कईयों को चमकने का मौका भी दिया, लेकिन धीरे धीरे ये चमक गुम होती गई। पिछले 10 साल में किसी बड़े खेल का आयोजन नहीं हुआ। स्टेडियम को दूसरे कामों के लिए उपयोग में लाया गया। खेल संघों में राजनीतिक हस्तक्षेप से खिलाड़ियों पर प्रभाव पड़ा। कई खेलों में कोच की कमी देखी गई। पैसे के अभाव में कई उभरते हुए खिलाड़ियों के खेल ने दम तोड़ दिया। कई खिलाड़ियों ने हताश होकर खेल को ही अलविदा कह दिया। 2011 में झारखंड ने 34वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी, लेकिन 11 साल हो गए, अभी तक किसी भी बड़े खेल का आयोजन झारखंड में नहीं हो पाया है। या तो प्रशासनिक बेरुखी या फिर किसी सख्त लॉबी की कमी, कारण कुछ भी हो, झारखंड के खिलाड़ियों को कभी भी वो मंच नहीं मिल पाया जहां से ये अपनी प्रतिभा को सामने रख सके। रांची स्थित खेल गांव एक समय में विश्व भर में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चर्चा में था, लेकिन अफसोस अब यहाँ के ज्यादातर स्टेडियम्स में वर्षों से कोई खेल का आयोजन किया ही नहीं गया। नतीजा, इसकी स्थिति गिरती जा रही है। झारखंड में खेल नीति तो आ गई, लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि मंच से जिन योजनाओं की घोषणा की गई उसे धरातल पर देखा जा सकेगा। तो
पन्नों पर ये खेल नीति बनकर तैयार हो गई है, लेकिन धरातल पर ये कैसे पहुंचने वाली है, इसके बारे में खिलाड़ियों को कैसे पता चलेगा, मुझे लगता है उनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। तो चलिए बिना देरी किए आज के हमारे इस पैनल गेस्ट जितने भी जुड़े हैं उनका स्वागत करते हैं। तो इस बातचीत में हमारे साथ प्रदीप मिर्धा जी, जो कि खेल विभाग में कार्यरत हैं और साथ ही साथ एक्स फुटबॉलर भी रह चुके हैं और जेएमएम से पूर्व केंद्रीय खेल सचिव भी रह चुके हैं। आपका स्वागत है। प्रवीण जी है हमारे साथ, जो कि झारखंड के ग्रैपलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, साथ ही साथ रांची डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। समी कुमार सिंह है हमारे साथ, जो कि कबड्डी के नेशनल प्लेयर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ ज्योत्सना किरकेटा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो भी कबड्डी के नेशनल प्लेयर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। और क्योंकि खिलाड़ी भी इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समी जी सबसे पहला सवाल आप ही से रहेगा। हम खेल नीति की बात कर रहे हैं कि खेल नीति झारखंड में आखिरकार बन चुकी है। एक खिलाड़ी होने के नाते इस खेल नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? खेल नीति के तहत मतलब जो झारखंड सरकार ने खेल नीति लाई है, उसमें उनका कहना है कि पदक लाओ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाओ और नौकरी पाओ। तो मुझे लगता है कि अभी ये तो नया अभी शुरुआत हुई है और बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अभी नेशनल्स में और यहाँ तक कि एशियाड वगैरह में मेडल लाए हैं। तो मुझे लगता है कि झारखंड सरकार ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ करेगी। बिल्कुल उम्मीद है इस खेल नीति से बहुत, लेकिन अब तक क्योंकि आप नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं तो काफ़ी लेवल्स को पार करने के बाद मुझे लगता है वहाँ पर पहुँचे होंगे। तो कहाँ कहाँ खामियां दिखी थी और लगता है कि इस खेल नीति के बनने से शायद वो कमियां पूरी हो जाए? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये खेल नीति आने से हम लोग के खिलाड़ियों का जो भविष्य है वो शायद आगे जाके सुधरे, क्योंकि पहले तो खेल नीति नहीं थी, जिसके वजह से हम लोग को फॉर्म्स वगैरह भरना पड़ता था और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बट अभी क्या है कि झारखंड सरकार ने जब से ये नीति लागू की है तो हम खिलाड़ियों में एक अलग सा जोश है और हमको ऐसा लगता है कि ये सरकार खिलाड़ियों के हित में बहुत बड़ा काम करेगी। प्रवीण जी आप पर आना चाहूंगी। समी जी कह रहे हैं कि इस खेल नीति से आने खिलाड़ियों में जोश है, उन्हें उम्मीद भी है इससे काफ़ी। हालांकि सितंबर में ये नीति आई है, अब तक कुछ वैसा ठोस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आपको इस खेल नीति से क्या उम्मीद है? हम इस सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं खिलाड़ियों की ओर से। 22 साल 23 साल झारखंड बना हुआ हो गया, लेकिन एकमात्र ही सरकार थी जो ये पहली सरकार थी झारखंड में जो कुछ खिलाड़ियों को उन्होंने सीधी नियुक्ति की खेल कोटा से। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ खिलाड़ियों की ओर से कि उन्होंने एक अच्छा पहल किया। लेकिन साथ के साथ एक और भी हुआ कि 22 साल राज्य को हुआ, 23 साल हो गया, कि उसके पूर्व कई राष्ट्रीय खिलाड़ी झारखंड को भी थे, कई झारखंड को उन्होंने मेडल दिया। उन खिलाड़ियों का भविष्य क्या होगा? आज करंट में कुछ का मेडल मिला, बहुत अच्छी बात है, नीति को सरकार ने लाई, अच्छी पहल थी। लेकिन उस चीज़ों को हम उन खिलाड़ियों के बारे में भी सोचना होगा जो खिलाड़ी झारखंड के थे, झारखंड में वो उनसे खेला और उनको नौकरी नहीं मिल पाई। आज वो अपना भविष्य अंधकार में है। लेकिन सही बात है, कुछ तो हुआ, कुछ अच्छी पहल तो इस राज्य में हुई कि चलो खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों के हित में 10-15 जो भी नियुक्तियाँ हुई तो कम से कम, लेकिन इसमें और कुछ अच्छा करने का है जिससे और झारखंड में खेल का चहुमुखी विकास हो। बिल्कुल पहली कदम की तरफ से इसे देखा जा रहा। प्रदीप मिर्धा जी हमारे साथ हैं, आप खेल विभाग में कार्यरत थे, तो आपसे ही जानना चाहूँगी कि यहाँ पर खेल नीति बनी है, यहाँ पर खिलाड़ियों से भी बात हो गई, कोच से भी बात हो गई, उन्हें काफ़ी उम्मीद है इस नीति से। तो इस नीति को खिलाड़ियों तक कैसे पहुँचाया जाएगा, धरातल पर कैसे इसके प्रावधान या फायदे खिलाड़ियों तक पहुँचेंगे? जोहार हमारे इस पैनल में बैठे भाई प्रवीण और भाई को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और समाचार प्लस का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक झारखंड की खेल के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी जो झारखंड की खेल नीति बनी है वो बहुत दूर दृष्टि से बनी हुई है। चूँकि हमारा झारखंड जो बना हुआ 22 वर्ष हो गया, इन 22 वर्षों में मैं भी उस 22 वर्षों में खेलता था। आज 22 वर्षों में खेल को जहां तक होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है
और इसके बाद होगा ये खेल नीति आने से। पहला मैं आपको बता दूं कि ये खेल नीति हमारे झारखंड के उन खिलाड़ियों के लिए है जो 10 तक तो खेलते हैं, 11 तक तो खेलते हैं, उसके बाद कहाँ जाएंगे, उनके लिए ही ये खेल नीति लाया गया है। क्योंकि एक खिलाड़ी का जीवन जो होता है वो बहुत कष्ट होता है। इस कष्ट को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार ने इस चीज़ को समझा और जैसे आपने कहा कि सितंबर में इसका खेल नीति का जो विमोचन हुआ, मैं भी वहाँ पर भी मौजूद था। उस दिन ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने प्रोत्साहन राशि दिया। साथ ही साथ आप सोचिएगा इन 22 वर्षों में, चूंकि हमारा 22 जिला है, सॉरी 24 जिला है, 24 जिला है, सोचिए कि इन 22 सालों में 24 जिला जो है वो जिला खेल पदाधिकारी विहीन था। इन्होंने माननीय हेमंत सोरेन ने इनको तत्काल संज्ञान में लेके इन लोगों का जिला खेल पदाधिकारियों का बहाल किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि किसी भी खेल को जिला में चलाने के लिए जिला खेल पदाधिकारी का होना अत्यंत आवश्यक था। इसी को लेके सबसे पहले जिला खेल पदाधिकारियों का नियुक्ति माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया। उसके बाद तुरंत ही खेल नीति हमारे झारखंड को लाया। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा प्रावधान है। जैसे प्रदीप जी, लेकिन यहाँ पर प्रावधान, आप माफ कीजिएगा आपको टोक रही हूँ, कि यहाँ प्रावधान की आप बात कर रहे हैं, आप भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं, तो हर खिलाड़ी का एक एज पीरियड होता है जब वो उसमें एक्टिव होता है खेल में। अभी से मान लीजिए, मुझे लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है खेल नीति आने में, तो अभी से जो शायद खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके लिए तो शायद ये प्रावधान पहुंच जाए। लेकिन इससे पहले भी कई खिलाड़ी थे जो खेल चुके, अच्छा प्रदर्शन भी कर दिया, लेकिन उन्हें शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो अब वो किसी ऐसे काम में लगे हैं जिसमें शायद एक खिलाड़ी को नहीं शामिल होना चाहिए था। उनके लिए भी क्या इसमें कुछ है? सबसे पहले तो उसका मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि आज खेल नीति नहीं होने के कारण हमारे जैसे, हमारे गुरुजी भी प्रवीण जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी अपने समय के धुरंधर खिलाड़ी रह चुके हैं। अगर ये खेल नीति उस समय से, जिस समय झारखंड अलग हुआ था, उस समय से अगर ये खेल नीति होता तो हमारे राज्य के खिलाड़ी आज पलायन नहीं करते, आज हमारे राज्य के खिलाड़ी बेरोजगार नहीं रहते। तो जिस प्रकार अगर नहीं होने के कारण, खेल नीति नहीं होने के कारण आज हमारे खिलाड़ी यहाँ से सफर करते थे, आज जिस प्रकार ने हमारे जो 2022 में जो खेल नीति बना, वो खेल नीति आने से, क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्रावधान हैं कि खिलाड़ियों के समुचित विकास कैसे हो, उन लोग का पढ़ाई लिखाई, अगर 10th के बाद उन लोग अगर छोड़ देता है पढ़ाई तो कैसे उन लोग को खेल के माध्यम से ही उनको सेंटर में रखा जाए, ये सारी चीज़ वहाँ पे खेल नीति में इंगित किया हुआ है। बिल्कुल। ज्योत्सना जी भी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी कि यहाँ पर जैसे प्रदीप जी ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि इससे अब बदलाव होगा, और अगर पहले ये चीज़ें हुई होती तो शायद पहले के खिलाड़ियों को भी बहुत फ़ायदा होता। लेकिन अभी मैं जानना चाहूँगी कि खेल नीति, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से वैसा कोई प्रावधान सामने नहीं आया है, तो एक खिलाड़ी, बतौर खिलाड़ी क्या कुछ ज़रूरतें होती है या क्या कुछ मुश्किलें होती हैं जिसके कारण कह सकते हैं इस खेल नीति की सख्त ज़रूरत है झारखंड में? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे झारखंड वासियों को और भारतवासियों को जोहार करना चाहूँगी, और समाचार प्लस की ओर से मुझे आज बोलने का अवसर प्रदान हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगी। आज खेल नीति जो बना हुआ है 2022 में, तो जो अभी रिसेंट की जो सरकार है, तो उन्होंने जो खेल नीति बनाया, खेल नीति को स्पष्ट रूप से, चाहे नियोजन नीति हो चाहे खेल नीति, उसको स्पष्ट रूप से हमारे सीएम जी को मैं बोलना चाहूँगी कि उसे स्पष्ट रूप से धरातल पे लाने का कार्य कीजिए। चाहे जिस भी गेम की वैकेंसी आती हो उसको क्लैरिफिकेशन अच्छे से कीजिए और धरातल रूप में लाइए आप, ताकि प्रत्येक खिलाड़ी को भी जानकारी हो। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगी, आप चले जाइए हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, वहाँ जो भी बच्चे नेशनल, एक भी नेशनल खेल के आते हैं, मेडल लेके आते हैं, चाहे वो नेशनल सिर्फ खेलते हैं, उनको वहाँ के कांस्टेबल की जॉब पुलिस में उनको मतलब दिया जाता है। डिफेंस के जो भी मतलब वहाँ के जो झारखंड पुलिस नहीं, चाहे पंजाब पुलिस हो चाहे हरियाणा पुलिस हो,
ये जिसकी वैकेंसी आती है प्रत्येक प्लेयर को नेशनल खेलने पर दिया जाता है। तो वही चीज़ मैं झारखंड की सरकार से बोलना चाहूँगी, अगर उन्होंने खेल नीति बनाया है तो उसे स्पष्ट रूप से जारी किया जाए। और जितने भी यहाँ के बच्चे हैं, अधिकतर बच्चों को देखोगे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे बहुत कष्ट करके खेलने के लिए जाते हैं, जिनको उनको प्रॉपर रूप से सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो सरकार को इसके लिए मुहिम चलाना चाहिए कि जगह जगह पे, जैसे सरकारी स्कूल प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हैं, जगह जगह जाके वहाँ पे अच्छे खिलाड़ियों को वो अपने तरफ से जितना बन पड़े उनकी खेल की हर एक सुविधाएं उनके तक पहुँचाए। और अधिकतर झारखंड में गांव देहात के जितने भी ग्रामीण बच्चे हैं उनमें कहा जाता है कि एज अ गॉड गिफ्टेड है कि उनके अंदर वो क्षमता होती है कि वो झारखंड को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। और अगर हम बचपन से उसे तैयार करेंगे एज अ प्लेयर तो वो आगे जाके झारखंड को बहुत सारा मेडल भी दिला पाएगा। बिल्कुल, झारखंड के खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं है। और सिर्फ जो संसाधन की कमी की आप बात कर रहे हैं, प्रवीण जी आप पर आना चाहूँगी और अभी के हालात जानना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी गेम हो, छोटा से छोटा इक्विपमेंट की हम बात करें, वो एक काफ़ी अच्छी अमाउंट उसमें लगती है। तो अभी उन्हें संसाधन या फिर खेलने के लिए जो प्रैक्टिस की जगह होती है उसको लेकर क्या प्रावधान है? क्योंकि हम बातचीत ही खेल नीति पे इसीलिए कर रहे हैं ताकि उन खामियों को सामने लाया जाए और जिसकी भरपाई शायद इस खेल नीति से हो। ग्रामीण स्तर से अगर हम लोग खेल को अगर देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो तो हो खेल के तहत हर एक पंचायत में एक पंचायत को वहाँ पे एक खेल की मैदान और उस खेल के मैदान में समुचित जहाँ चेंजिंग रूम की व्यवस्था, जो भी खेल इक्विपमेंट्स रखते हैं उसको रखने की सुविधा, वो सारा सरकार अपने मुहिम के तहत ये चला रही है। अच्छा, चला रही है तो प्रवीण जी मुझे लगता है इसका जवाब देंगे अच्छे से कि कैसे ये चल रहा है जो प्रदीप जी बता रहे हैं। नहीं सर, सरकार की योजना तो है, प्लानिंग है, लेकिन आज हम लोग झारखंड के, मैं बहुत ग्रामीण क्षेत्र में कबड्डी में काम करता हूँ, मैं देखता हूँ अभी धरातल पे उतरना मुश्किल लगता है। आज योजनाएं सरकार खेल के ऊपर बहुत सारी योजना है। यदि हम कहते हैं सरकार हमारी बातों को फॉलो करे, हम जैसे अपने खिलाड़ियों को बात को फॉलो करें, यदि हमारी बात को माने, हर प्रखंड में सेंटर खुले, हर प्रखंड में खिलाड़ियों को नामांकित करे, हर खेल सुविधा के आधार पे, जरूर झारखंड में विकास होगा। झारखंड में सीधा एक नियुक्ति नियमावली डाल दे कि जो पदक लाएगा उनको नौकरी सीधी नियुक्ति मिलेगी जी। जैसे हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में है। आप पदक लाओ, किसी भी खेल में पदक लाओ, किसी भी खेल में आप पदक लाइए और झारखंड में मेडल लीजिए। आज जरूर उनके गार्जियन, उन बच्चों को गार्जियन में लगेंगे, नहीं बेटा मेरा नेशनल में यदि पदक लाएगा तो सरकार हमें, हमारे बच्चों को नौकरी देगी। लेकिन जो अभी नियमावली हम मैम, नियम तो बनी है, नीति तो बन गई है, आज सरकार एक लिमिट लगाता है। अभी 22 साल लग गया इतनी चीज़ों को लाने में, 14-15 नियुक्ति लाने में। अभी कितने वर्ष इस चीज़ को लगेगा? अभी कितने खिलाड़ी अभी जो इसको सफरिंग कर रहे हैं, जो आज मान लिया जाए कि अभी झारखंड के कुछ खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया फुटबॉल में। हम तो कहते हैं कि वो सौभाग्य की बात है कि उन खिलाड़ियों को डायरेक्ट सरकार लाकर नौकरी दे दे, जैसे अन्य राज्यों में होता है। अभी हाल में बॉक्सिंग में देखिए, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हरियाणा का, उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल दिया, हरियाणा सरकार ने तुरंत बी ग्रेड की नौकरी दे दी। तो मैं कहता हूं कि नीति बने, उस तरह की नीति बने कि पारदर्शिता हो, डायरेक्ट बच्चे मेडल लाए, जीतेगा मेडल, मिलेगा नौकरी, उस कॉन्सेप्ट में काम करे तो एकदम कन्फर्म है कि झारखंड में इस खेल का जरूर चहुमुखी विकास होगा। बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव होकर, ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर करेंगे और खेल का विकास होगा। हर प्रखंड में कॉन्सेप्ट है, अगर उसे फॉलो किया जाए मुझे लगता है कि खिलाड़ियों में उतना जोश बढ़ेगा। समी जी यहाँ पर है, आप खुद खिलाड़ी हैं, नेशनल प्लेयर है कबड्डी की, आपको क्या कुछ प्रावधान मिले हैं या फिर अगर आप नेशनल के लिए खेलने जाते हैं आपके लिए क्या कुछ प्रावधान या सुविधा होती है? जैसे कि हम लोग जब भी हमारा नेशनल जाने से पहले हमारा स्टेट मीट होता है तो वो हमारे एसोसिएशन की तरफ से वो स्टेट मीट कराया जाता है। फिर हमारा वहाँ सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद वहाँ कैंप लगता है जो कि NIS कोच द्वारा वहाँ पे हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसके बाद वहाँ से जाने के लिए
हमारे एसोसिएशन की तरफ से रेल टिकट, जर्सी, ट्रैक सूट, ट्रेन का यात्रा भत्ता, ये सारा चीज़ हमें एसोसिएशन की तरफ से मिलता है। तो एसोसिएशन की आप बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है या प्राइवेट एसोसिएशन है? ये ओलंपिक संघ से जुड़ा रहता है। जी। जो भी एसोसिएशन है वो भारत तो सरकार मैं से मान्यता इसमें प्राप्त रहती ये है। सवाल इसलिए क्या मैं जानना चाह रही हूँ, इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका रहती है? राज्य सरकार की भूमिका, जैसे कोई भी टूर्नामेंट वगैरह होता है तो जो भी खेल मंत्री वगैरह जो भी आते हैं, जो भी हमारे को इक्विपमेंट चाहिए, प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं है, या फिर हमारे पास कोई जैसे छोटे बच्चों को तैयार करने के लिए डिबोर्डिंग सेंटर, अभी रांची झारखंड में बहुत जगह ऐसा हुआ है कि डिबोर्डिंग सेंटर जो भी पुराने थे वो सारे बंद कर दिए जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो भी डिबोर्डिंग सेंटर बंद हो चुके हैं उनको खुलवाने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारा पड़ोसी राज्य बिहार, वहाँ पे अभी क्या है कि जितने भी 3 साल जो बच्चे लगातार नेशनल्स खेलते हैं, सीनियर नेशनल या जूनियर नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ उनको सचिवालय या बिहार पुलिस में नौकरी दी जाती है, डायरेक्ट नियुक्ति होती है। उसी तरह मेरे को लगता है कि हमारे भी राज्य में ऐसा होना चाहिए। मतलब यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है जैसा आप बिहार नहीं, का ऐसा कोई comparison कर रहे प्रावधान हैं। यहाँ पे नहीं है, और मुझे लगता है कि खेल नीति आने से शायद इसमें ये बदलाव आए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस पे ध्यान दे कि कम से कम खिलाड़ियों को, जो भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है, जो भी अपने स्टेट या राज्य के अच्छे बेहतर प्लेयर है, उनको कम से कम सचिवालय, झारखंड पुलिस या जो भी मतलब कि राज्य के अंदर जो भी नौकरियां है उसमें उनको कम से कम एक बार उनको मौका देना चाहिए, ताकि उनके जो जूनियर्स है वो देख के आगे आए कि नहीं, अभी हमारी सरकार खिलाड़ियों के लिए ऐसा कर रही है, तभी वो आगे आएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप इक्विपमेंट्स की बात कर रहे थे कि आपको ये चीज़ बतानी पड़ती है, फिर शायद राज्य सरकार की तरफ से आपको वो इक्विपमेंट उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्रोसेस क्या होता है? क्या ये प्रोसेस बहुत लंबी होता है? क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसे खबरें दर्शकों के भी सामने रखी है जहाँ पर नेशनल लेवल पर खिलाड़ी यहाँ से जाते हैं, झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और शायद यहाँ के खेल मंत्री को ही इसकी जानकारी नहीं होती है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमारे जैसे हमारा कबड्डी ग्राउंड है और वहाँ पे मैट की आवश्यकता है, तो अभी झारखंड सरकार के द्वारा वहाँ पे 3-3, 4-4 मैट वहाँ पे अवेलेबल है, और ऐसा नहीं है। और झारखंड सरकार जो है वो हर एक ज़िले को, अभी तो कबड्डी में ऐसा प्रावधान उन्होंने किया, हर एक ज़िलों को मैट देने का वादा किया है। बहुत सारे ज़िलों को मैट मिल भी गया है और बच्चे मैट पे प्रैक्टिस करते भी है। बिल्कुल, मैच पर मतलब कि यानी सुविधाएं हो रही है। ज्योत्सना जी, आप पर आना चाहूँगी। यहाँ पर पिछले 10 सालों से झारखंड की बात करें तो कोई ऐसा बड़ा आयोजन या कोई गेम, ऐसा टूर्नामेंट नहीं हुआ है, क्योंकि उस गेम से न सिर्फ यहाँ के खिलाड़ियों को फ़ायदा होता है, बल्कि उससे जितने भी जुड़े लोग हैं, राज्य को भी एक कह सकते हैं एक पहचान में एक और एड ऑन होता है, वो नहीं होता है, नहीं हो रहा है यहाँ झारखंड में। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या लगता है आपको? इसका मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। पता नहीं ये मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये अंदर की बात है। चाहे जो भी गेम हो, जो भी गेम, कबड्डी हो, खो खो हो, चाहे जो भी गेम हो, यहाँ के गेम क्या है कि झारखंड के अधिकतर प्लेयर ना रख के बाहर से, चाहे हरियाणा, पंजाब से प्लेयर बुला के खिलाए जाते हैं, जिससे यहाँ के ओरिजिनल बच्चों को, जो जेन्युइन बच्चे हैं, वो उनको मौका नहीं मिल पाता है, चाहे जो भी गेम हो। और हमारे कबड्डी में ये चीज़ ज़्यादा है, खो खो में ये चीज़ ज़्यादा है कि अधिकतर बच्चे जो हैं बाहर से आके खेलते हैं और झारखंड के बच्चों का प्लेस छीनते हैं। तो इस पर मैं यहाँ के सरकार को बोलना चाहूँगी कि अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बोलना चाहूँगी, अगर झारखंड से कबड्डी के बच्चे अगर खेलने जा रहे हैं, चाहे जो भी गेम के बच्चे खेलने जा रहे हैं, तो यहाँ उनका अपना रेसिडेंशियल कास्ट होना चाहिए जो कि जेन्युइन झारखंड के हो। और ऐसा नहीं कि यहाँ के बच्चे खेलने में कमज़ोर है, आप अच्छे से ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, बच्चे समय पे आते हैं और अच्छे से ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण अधिकतर बच्चे जिनके पास पैसा रहता है वो बीपीएड कर पा रहे हैं। बीपीएड मतलब फिजिकल एजुकेशन होता है, जो कि स्पोर्ट्स टीचर ट्रेनिंग कहलाता है। तो जिनके पास, जैसे गरीब मध्यम वर्गीय बच्चे परिवार अगर खेल रहे हैं तो आगे बढ़ के वो क्या करेंगे, क्योंकि उनको नेशनल खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। नेशनल जब टीम जाती है तो बाहर के बच्चों को लाके खिलाते हैं आप, तो यहाँ के बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, और सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब भी नहीं देगी। और दूसरी बात, जैसे बाहर के बच्चे खेलने आ रहे हैं तो यहाँ झारखंड से खेल रहे हैं और वो यहाँ से प्लेस ला के यहाँ से झारखंड का सर्टिफिकेट लेके अपने स्टेट पे जाके वो जॉब आराम से ले पा रहे हैं। तो मैं सरकार से ये बोलूँगी कि अगर आप झारखंड से किसी भी टीम को भेज रहे हैं तो यहाँ से जेन्युइन बच्चे भेजें, जिनका रेसिडेंशियल कास्ट झारखंड का ही हो, वही बच्चे आगे जाके खेलें। और जैसे गरीब बच्चे होते हैं जो खेल के द्वारा, जिनके पास पैसा नहीं होता तो आगे बीपीएड नहीं कर पाते, तो उनका लाइफ ऐसे भी बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए मैं सरकार को बोलना चाहूँगी कि उसके लिए भी कुछ कीजिए आप। अगर बच्चे यहाँ से, अगर मान लीजिए, पर जवाब दे रहे हैं।
प्रदीप जी। नहीं, ये बात तो बहन ज्योत्सना ने बहुत बढ़िया बात उठाई कि हमारे हक जो है वो अदर राज्य के खिलाड़ी ले जाते हैं। इसके पीछे को समझना होगा, इसके पीछे की सच्चाई को समझना होगा। कौन खेलता है? इसको सरकार नहीं खिलाती है, इसको वो एसोसिएशन के लोग, जो भ्रष्ट पदाधिकारी है वो लोग। एक हमारे झारखंड के गरीब गुरबा तबका, जो गरीब रेखा से नीचे हुए भी, जो कुली कबाड़ी करके, खेती करके अपने हक और अधिकारों के लिए जब लड़ते हैं, तो यहाँ पे बैठे भ्रष्ट पदाधिकारी जो एसोसिएशन से है, सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भ्रष्ट अधिकारी जो एसोसिएशन में बैठे हुए हैं, चूंकि तो एसोसिएशन पर कोई कंट्रोल नहीं है राज्य सरकार का? नहीं है, चूंकि एसोसिएशन में कंट्रोल है, एकदम है। क्योंकि जब हम लोग उनको ग्रांट देते हैं तो उनकी सारा एक साल का पूरा हम लोग उनके प्रमाण पत्र मांगते हैं कि आपने ये टूर्नामेंट कराया, इसमें कितने लोग थे, कितना खर्चा हुआ, सारा चीज हम लोग उसको तो फिर करते आप इस पे कैसे पूरी तरीके से एसोसिएशन पर दोष मढ़ रहे हैं? दोष इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। अभी मैंने बताया, अभी फुटबॉल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, जहां पे हमारे राज्य का अधिकतम खिलाड़ी, जैसे अगर मान लीजिए 16 प्लेयर जा रहे हैं, अगर 23 प्लेयर जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि यहाँ के झारखंड के खिलाड़ी होना चाहिए। ये इसी से लड़ाई मैंने लड़ा था, यही लड़ाई मैंने कहा कि ये पूरे, उस बार हमारी सरकार इसमें इन्वॉल्व हुई, तब हमारे यहाँ के झारखंड के बच्चे, जो ग्रामीण के जो बच्चे हैं, संतोष ट्रॉफी खेलने के लिए यहाँ से पात्र बने। इसलिए चूंकि सरकार को इस पे ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, मैं भी मान रहा हूं, क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं, ये जो संस्थाएं होती हैं, ये उनके फेडरेशन से चलते हैं, ना कि सरकार से चलते हैं। हमारे सबसे बड़ा चीज है कि आज हमारे जो है, हम इन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो स्वयं स्वतंत्र संस्था है। बिल्कुल। प्रवीण जी, आप पर इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। जैसे कि कहा जा रहा है, ज्योत्सना जी ने कहा, प्रदीप जी ने कहा कि यहाँ से जो खिलाड़ी जाते हैं उसमें झारखंड के खिलाड़ी होने चाहिए। जो नियोजन नीति और स्थानीयता की भी मुद्दा जो लगातार झारखंड में चल रहा है, उसे प्रमुखता से आगे लेकर आना चाहिए खेल में भी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सही बात है, इन लोग सही बात उन्होंने बताया, ये जरूरी है झारखंड के लिए। आज हम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत मेहनत किए हैं, अदर स्टेट क्या क्या खेल के चले जाएंगे। लेकिन उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए, मैं वो जानना चाहती हूँ। पैरामीटर ये होना चाहिए कि वो बच्चे झारखंड का हो। कैसे तय होगा? वही 1932 खतियान वाला खेल रहा है, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेल रहा है, ग्रामीण खेल रहा है, ये सब सारा चीजें होना चाहिए। ये पैरामीटर एक तय हो, इस फेडरेशन चल रही है, एक पैरामीटर हो कि वो बच्चा इस गांव का बच्चा इसका बेस भी क्या आप 1932 खतियान से जोड़ रहे हैं इसको? नहीं, कैसे होगा कि ये रांची या झारखंड का खिलाड़ी है? नहीं, खिलाड़ी है झारखंड का। यदि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम झारखंड के स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम झारखंड के विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो हम खेलेंगे तो झारखंड के जिला से ही खेलेंगे ना। मतलब 1932 खतियान जरूरी नहीं है, अगर आपने यहाँ से मैट्रिक की है या इंटर की है तो आप झारखंड के खिलाड़ी कहलाएंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, जो झारखंड से खेल रहा है बच्चा, तो झारखंड से खेल रहा है, क्योंकि घूम फिर करके जब नियोजन की भी हम बात करते हैं, नियोजन नीति की, तो भी उसकी आधार वो 1932 ही रखा जाता है। समी जी, आप भी हमारे साथ इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, रिजर्वेशन ऑफ खेल में भी इसको अब जोड़ रहे हैं हम, आप इसको कैसे ले रहे हैं? जैसे कि ज्योत्सना ने जो भी कहा, बहुत सही बात कहा, और मैं ज्योत्सना का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार किसी ने हिम्मत करके कबड्डी में जो अभी इस तरह का माहौल जो चल रहा है कि बाहर से खिलाड़ियों को बुला के झारखंड स्टेट से खिलवाया जा रहा है, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ज्योत्सना का, जिसने ये बात रखी। ये माहौल की आप बात कर रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अभी 67th सीनियर नेशनल गेम्स हुई थी हरियाणा में ही, और अभी 69th सीनियर नेशनल गेम्स वुमेन्स की हुई है हरियाणा में, जिसमें 3 खिलाड़ी महिला खिलाड़ी झारखंड की है और बाकी जितनी भी प्लेयर्स है वो सारी हरियाणा की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी झारखंड सरकार ने जो नियोजन नीति लागू की है उसके तहत अगर खिलाड़ियों को नौकरी दी जाए तो झारखंड के 3 ही खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगा। बाकी जो बचे 9 खिलाड़ी वो हरियाणा के हैं। क्या झारखंड सरकार नौकरी देगी उनको? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हो।
जहां से भी टीम अच्छा, जाए, जो ऐसा भी टीम क्यों जाए। होता है कि मतलब आप जो कह रहे हैं कि अगर 10 खिलाड़ी झारखंड से जा रहे हैं तो उसमें से 3 झारखंड के होते हैं और बाकी लोग हरियाणा से होते हैं, मतलब कि क्या फुलफिल नहीं हो पा रहा है, झारखंड के खिलाड़ी इतने उसमें फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं ऐसा? कैंप देखिए मैम, कैंप मैडम, वगैरह जो है आजकल वो सब झारखंड जगह के खिलाड़ी राजनीति, यही चाहे कैंप वो कर रहे गेम हो, हैं, चाहे कैंप कुछ लगाया भी। जा रहा एक है। मिनट ज्योत्सना जी, एक मिनट बस थोड़ा सा जवाब लूंगी समी जी का, उसके बाद आप पर आती हूँ, बोलिए सर। देखिए, मैचेस हो रहे हैं, स्टेट्स हो रहे हैं, नेशनल्स के लिए कैंप भी लगाया जा रहा है, पर जैसी ही टीम यहाँ से निकलने वाली होती है वहाँ चेंजेस आ जाती है टीम में। हरियाणा के प्लेयर अंदर, झारखंड के प्लेयर बाहर। इस तरह से क्या हो रहा है कि ये खेल के प्रति खिलाड़ियों का जो मनोबल है वो डाउन होते जा रहा है। अभी मैं यही कहना चाहता कि अभी जो नियोजन नीति के तहत अभी खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी, क्योंकि उनका 3rd प्लेस दोनों बार मेडल लगा हुआ है, तो किसके तहत 3 खिलाड़ी, अगर सरकार ये कहे कि आपके 12 प्लेयर का मेडल लगा है, तो 12 प्लेयर में 3 ही प्लेयर झारखंड के हैं, क्या हरियाणा वालों को झारखंड सरकार नौकरी देगी यहाँ पे? तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएशन के वजह से खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ज्योत्सना झारखंड जी, आप सरकार कुछ को इस कह पर रही ध्यान थी इस देना पर? चाहिए। हाँ जी, मैं बोलना चाहूँगी और एक बात कि जब हम लोग मैं 2006 से खेलना स्टार्ट की हूँ, उस समय खो खो कबड्डी खेलती थी। तो जो खो खो कबड्डी का जो हमारा जितना भी गेम है सारा, खो खो कबड्डी हो, नेटबॉल हो, थ्रो बॉल हो, वुड बॉल हो, ये जो 5-6 गेम था, ये हमारे जयपाल सिंह स्टेडियम जो कचहरी में है वहाँ प्रैक्टिस होता था, जयपाल सिंह स्टेडियम के अंदर में। तो जब 10 से 12 साल पहले पता नहीं क्या रीज़न था, वहाँ से हम लोगों को हटा दिया गया और बोला गया कि वहाँ पे गेम बनेगा, गेम जोन मतलब स्टेडियम बनेगा। तो स्टेडियम के निर्माण होने के कारण वहाँ जितने भी बच्चे प्रैक्टिस करने आते थे सब बच्चे तितर बितर हो गए। मतलब जो 5-6 गेम वहाँ चलता था बहुत साल पहले से, वो सब गेम बंद हो गया और मतलब जगह नहीं मिलने के कारण सबका प्रैक्टिस भी रुक गया। वो गेम में से कबड्डी है, खो खो है, नेटबॉल है, थ्रो बॉल है, वुड बॉल है, और इसके कारण सब बच्चे उनका प्रैक्टिस ठीक से होने नहीं लगा। तो जगह लोग खोजने लगे, कहीं पे कोई जगह देते हैं नहीं देते हैं, इससे प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पा रहा था ये गेम का। तो अब जब जैसे जानकारी हुआ कि जयपाल सिंह स्टेडियम में फिर से स्टेडियम स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें जो वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते थे, जिस गेम की प्रैक्टिस करते थे, वो गेम को हटा दिया गया है और नया नया गेम का वहाँ पे स्टेडियम खोल रहा है। जैसे बैडमिंटन हो गया, कराटे हो गया, ये सब। तो जो जेन्युइन गेम था वहाँ पे, जिस गेम से पूरे जयपाल सिंह स्टेडियम को लोग जानते थे, पूरे रांची जिला से जितने भी ग्रामीण क्षेत्र किनारे थे, सारे बच्चे नज़दीक था और सेंटर पे था रांची में स्टेडियम। तो बहुत देहात के बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करने आते थे, जिससे दूर नहीं हो पाता था किसी का। तो इससे क्या हुआ ना मैडम, यहाँ का जो जितने बच्चे जिस गेम से लोग जानते थे जयपाल सिंह स्टेडियम को, वो सारा गेम हटा दिया गया और नया नया गेम ला रहे हैं। तो मैं सरकार से और हमारी रांची के मेयर नगर निगम जो है, नगर निगम से मैं आशा लकड़ा मैडम जो मेयर है, उनको मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस पर कुछ आप कीजिए और जो यहाँ का पहले गेम था, जो यहाँ प्रैक्टिस होता था, उसे निरंतर यहाँ पे चलाने के लिए आप स्थान दीजिए। जो खो खो, कबड्डी, नेटबॉल, थ्रो बॉल और वुड बॉल था। तो मैं मैडम को बोलना चाहूँगी और जो हमारी अभी सरकार है श्री हेमंत सोरेन महोदय को, कि वो जितने भी गेम थे उनको निरंतर फिर से प्रदीप जी, चालू आपके कराएं पास जयपाल सिंह 2 स्टेडियम में सवाल आ और रहे उनको हैं। जगह पहला दें। तो एक जो मैं सिस्टम मैं भी जानना चाहूंगी, जैसा स्वामी जी बता रहे थे कि यहाँ से झारखंड के खिलाड़ी जाते हैं और एसोसिएशन कब क्या फैसला ले लेती है, उसमें से हरियाणा के खिलाड़ियों को उसमें शामिल कर दिया जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर यहाँ खिलाड़ी वहाँ जा रहे हैं खेलने के लिए और उन्हें वहाँ पर कहा जाए कि आपकी जगह ये खिलाड़ी खेलेंगे, तो उनका मोराल वहीं पर डाउन हो जाएगा। ये क्यों होता है, पहला सवाल। और दूसरा, जो यहाँ पर स्टेडियम की बात ज्योत्सना जी ने कही कि स्टेडियम में जो पहले खेल खेले जा रहे थे उसे हटा करके नए नए खेलों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। प्रदीप जी, पहला चीज का मैं आंसर आपको दे दूं कि मैंने पहले ही कहा था कि इन भ्रष्ट एसोसिएशन के कारण आज हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, आपको मैं बता दूं कि विश्व में झारखंड ही ऐसा राज्य है जहां पर यहाँ की जो खिलाड़ियों की जो पोटेंशियल है, उनकी जो शारीरिक बनावट है, उनकी ताकत है, अन्य राज्य के तुलना में सबसे ताकतवर है। बस यहाँ के खिलाड़ियों को सही जगह। तो क्या झारखंड सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है? ऑब्वियसली अगर आप बात करें तो उन्हें जानकारी है, तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से तो खिलाड़ियों को कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सरकार को जानकारी तभी हो पाती है जब एसोसिएशन ने, आप मगर मान के चलिए कि मैं चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि
जो संघ होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। वो सरकार को ये नहीं बताते हैं कि हमारे खिलाड़ी कहाँ कहाँ से खेल रहे, कौन जिला से खेल रहे, इनकी जानकारी सरकार को नहीं होती है, क्योंकि वो प्राइवेट संस्था है। वो प्राइवेट संस्था है, उसकी अलग फेडरेशन है। हाँ, और दूसरी बात मैं आपको जयपाल स्टेडियम के बारे में बता दूं कि जयपाल सिंह मुंडा द स्पोर्ट्स ऑफ हार्ट, मतलब रांची का एक हृदय स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, मैं भी खेला करता था, मेरे साथी भी खेला करते थे, मगर ये कमीशन खोर नगर निगम के कारण ये कितनों दिनों तक ये लटका रहा। मैं उस दिन जाके देखा कि भाई यहां पर तो जो बास्केटबॉल का जो कोर्ट बनना था, सिंथेटिक बनना था कोर्ट, वहां पर बन गया आपका सीमेंट का। जहां पर आपका बैडमिंटन का कोर्ट सिंथेटिक का बनना, वहां बन गया सीमेंट का। ज्योतिषादी ने उनका बात कहना सही है कि यहाँ पे 4, 5, 6 खेलों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा हुआ करता था। मैं पीछे 6 साल की बात आपको बता रहा हूं, जब से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का जब बनने की बात हो रही, जिस समय रघुवर सरकार की थी, उसी समय से ये बन रही है, सो बन रही है। अभी जाके अभी हमको लगता है कंप्लीट नहीं हुई है। जहां पर फुटबॉल स्टेडियम की बार बनाना था, बार वहां लगाना था 5 इंची का, वहां लगा दिया 2 इंची का। कौन उसको समझाए? तो ये चीज है, ये नगर निगम को समझना चाहिए था, ये खिलाड़ियों को, एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए था, तभी वो जयपाल सिंह मुंडा का स्टेडियम को बनाना था। मतलब ये जो भी डिजाइन किया गया, इसमें कोई भी खेल से जुड़ा अधिकारी या खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो जानते ही हैं, बीजेपी का सरकार है तो बीजेपी का मेयर है वहां पे, और हमारी सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो दोनों में पटरी कहां से खाएगा? क्योंकि वो संपत्ति रांची नगर निगम की है। और जब जिसको बोलिएगा तो ज्यादा बोलने से आपको कड़ाई कर देंगे लोग। तो अच्छा, राजनीतिक हस्तक्षेप पर आएंगे, लेकिन एक और सवाल आपसे रहेगा। यहाँ जो आप एसोसिएशन की बार बार बात कर रहे हैं कि उनके कारण ये हो रहा है, ये प्राइवेट है, स्वतंत्र एसोसिएशन है, तो झारखंड सरकार की भी तो अपनी एक एसोसिएशन हो सकती है जहाँ खिलाड़ी इन एसोसिएशन से ना जुड़ करके सीधे सरकार से जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ी है, और हमारी संस्था है, आवासीय सेंटर है, डे बोर्डिंग सेंटर है, एक्सीलेंस सेंटर है, बहुत सारे संस्थाएं चल तो रही फिर है। इनकी जरूरत क्या है? इतने सारे जो आप बता रहे कि एसोसिएशन प्राइवेट एसोसिएशन है, तो फिर उनकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। प्राइवेट एसोसिएशन अगर नहीं रहेंगे, प्राइवेट एसोसिएशन नहीं रहेंगे तो प्राइवेट लोगों का जो संघ है उनकी दाल रोटी कहां से लेगी? सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं, पर वो बच्चे को यहां नहीं आने देते हैं। मेरे साथी यहां पर मौजूद हैं, खिलाड़ी के जो कबड्डी खिलाड़ी मेरे साथी मौजूद हैं, वो उनको वहां पर जो अभी डे बोर्डिंग का वहां क्लास कर रहे हैं, वो सरकार का ही देन है, वो सरकार का ही अंग है। पर यहां पर देखिए, किसी भी एसोसिएशन का खाली क्रिकेट छोड़ के किसी भी अपना कोई अभी अपना संस्था नहीं है जहां पर वो अपना स्टेडियम बना कर रखे। सब जो है वो सरकार का ही है, सरकार का ही यूज कर रहे हैं सारे एसोसिएशन। प्रवीण जी, आप से जानना चाहूंगी, जिस हम प्राइवेट एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम कर रही है झारखंड में? प्रदीप जी बता रहे बिल्कुल वैसी ही, या कुछ अलग भी तस्वीर है? सर मैम, 2 चीज़ें है कि कोई भी खेल संघ, जब खेल संघ बनता है तो 2 चीज़ें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो सोसाइटी एक्ट से रजिस्टर्ड होता है, वो एक सरकार का एक अंग है, और सरकार के साथ उस क्षेत्र में, चाहे वो खेल का विकास को लेके काम करे, जो एनजीओ आप कहते हैं आज की डेट में, तो तरह, तो ये एक संघ जो इसको खेल संघ कहते हैं लोग, वो खेल के क्षेत्र में काम करते हैं, खेल को विकास के लिए साथ के सरकार का सामंजस्य मिलाकर काम करते हैं। मेरा जहाँ तक कहना है कि मैं बहुत दिन झारखंड से या रांची से बहुत पुराना जुड़ा हूँ, पुराना खिलाड़ी भी रहा हूँ। मैं बहुत ही रांची के खिलाड़ियों को बहुत ही दयनीय स्थिति में देखा हूँ। आज बहुत अच्छा है कि आज हमारे युवा लोग देखते हैं कि मैं जयपाल सिंह स्टेडियम का सन 1992 का खिलाड़ी हूँ, कबड्डी का एकमात्र खिलाड़ी हूँ। कुश्ती और कबड्डी झारखंड का दोनों का नेशनल प्लेयर में हूँ। मैंने उस दिन भी स्टेडियम का हाल देखा था, जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ पे खेलने के ग्राउंड नहीं थे। मैं खुद अपने
हाथों से कोर्ट को निर्माण किया था। तो उस समय भी तो सरकार थी सर, उस समय भी तो लोग थे, उस समय भी अधिकारी थे। आज कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के साथ सहयोग करने में सरकार का भी हाथ है, छलने में। हम मेहनत करते हैं, हम किसके लिए, हम कहीं से खेलने जाते, कहाँ से हो, झारखंड के लिए मेडल जीता है। तो सरकार को भी तो उस चीज़ को सोचना होगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताता हूँ, आज इस मंच पर मिले, बोलने का मौका मिला है। ये जो खेल नीति हमारी है ना, जो खेल नीति बना है झारखंड का, इस नीति में क्या है ना कि इसको कहा गया है, मैं बीच में बात भी कहीं चर्चा भी किया था, झारखंड के खेल नीति का तात्पर्य है कि आपको केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना है। आप यदि हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि पढ़ेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। थोड़ा समझाइए इसको, क्या कहना चाहिए? हाँ, इसके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ। क्या है कि झारखंड में जो झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघ हैं, पहले जो जब एक खेल नीति बन रही थी, मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ पे कभी आवाज़ भी उठाया था। झारखंड का इकलौता व्यक्ति हूँ युवा, कि जब ये नीति बन रही थी तो सभी पहलुओं पे ध्यान देना चाहिए था सरकार को। आज भी कहीं ना कहीं इस नीति में प्रॉब्लम। आज ठीक है, आज हमें कबड्डी खेलने का है, कोई बच्चा का तो शौक, खेल से क्यों जुड़ता है, बच्चा को इंटरेस्ट के ऊपर जुड़ता है कि चलो हमको तो कैरम खेलने का शौक है, हमें तो चेस खेलने का शौक है। बच्चे शौक से ही खेल के अंदर प्रवेश करते हैं। किसी को फुटबॉल खेलने का पसंद है, किसी को कुश्ती लड़ने का पसंद है। तो साहब, आपने तो फिक्स कर रखा है खेल नीति में कि जो झारखंड ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त खेल है उसी को हम नौकरी सरकार में देंगे। और वही भारत देश के अंदर में आज रेलवे में, डाक विभाग में जो नौकरियां लग रही है और खेलों की नौकरियां लग रही है, कैरम का नौकरियां प्लेयर लगता है, क्या झारखंड में है? खेल नीति में नहीं है। आप देखिए खेल नीति में चीज समझ के। आज झारखंड में वही होगा जो कुछ खेल हो जो सरकार के साथ ये है, लेकिन बाकी खेल का खिलाड़ी कहाँ जाएंगे? आज एक बच्चा को शौक था कैरम से, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल में जाकर मेडल जीत गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इसका जी। झारखंड को मेडल मिल गया, कैरम से वो चैंपियन हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं उसका जी। क्या झारखंड में नौकरी लग जाएगी उसको? प्रावधान नहीं है साहब। लेकिन भारत सरकार ने 60 खेल को मान्यता दिया है, जिस तरह से जिसको अदर विभागों में नौकरी लगती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, रेलवे हो, अदर विभाग की बात कर रहा हूं, चेस में या अदर गेम में, जो भी गेम है जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल है, खेल संघ है। लेकिन क्या झारखंड में है? खेल नीति में है लागू? नहीं है साहब। 20 से 25 गेम है, 65 के भारत सरकार ने मान्यता दिया, आप उनको फॉलो करो ना। 20-25 को हमको कोई बच्चा को मान लिया जाए कि एग्जाम्पल टू कि चेस में वो वर्ल्ड बिल्कुल, मैं समझ गई कि यहाँ पर प्रदीप जी मुझे लगता है इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे कि अगर लिस्ट बनाई गई है तो इतने कंजूसी के साथ, संकुचित के साथ क्यों, कि इसी खेल में अगर आप हैं तभी आपको यहाँ पर बतौर झारखंड का खिलाड़ी होने का प्रावधान मिलेगा। केंद्र सरकार, जैसे कि बता रहे प्रवीण जी, कि 60 से 65 खेलों को अगर उसमें शामिल किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा, तो राज्य सरकार क्यों नहीं कर सकती? भारत सरकार के अंदर 60 गेमों का मानता है। बिल्कुल नहीं, एक चीज है, देखिए खेल होता है, चाहे वो लूडो खेल हो या क्रिकेट खेल हो या फुटबॉल हो, मगर कहीं ना कहीं उसकी जो प्रायोरिटी होता है, भारत सरकार में भी ऐसे प्रायोरिटी गेम को रखा है। उसी के तहत सरकार अगर कैरम को अगर नहीं रखी है तो मैं सरकार से ज़रूर इस बात को ज़रूर कहूँगा कि अगर खेल नीति अगर 2024 में फिर अगर इम्प्लीमेंट करने का हो तो वैसे खेल को भी जोड़ो जिसको भारतीय जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जिसको मान्यता प्राप्त दे दिया है। मैं दो चीज़ यहाँ पर आपको डिफिनेशन देना चाहूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, ये पार्ट 3 है, और चौथा झारखंड सरकार, ये 4 पार्ट है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त झारखंड के
वही गेम है जो ओलंपिक के दोस्त हैं। मैं प्रवीण जी का बात को बहुत अच्छा कहता हूं कि खेल खेल होता है। अच्छा, एक तरफ जब ये खेल नीति बनी तो कहा गया कि देशज और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा इस खेल नीति से। दूसरी तरफ आप ये लिस्ट बना देते हैं, तो कैसे काम चलेगा? नहीं, लिस्ट बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं। चूंकि सरकार में जो बैठे लोग हैं, आप उनको जैसे बोलिएगा उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा ठीक है, अभी डिपार्टमेंट में खेल से जुड़े पदाधिकारी नहीं थे, उसी के कारण अभी बहुत सारा जो गेम है उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। पर मेरा ये मानना है कि कोई भी खेल हो, अगर भारतीय खेल संघ से, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से अगर जुड़ा है तो खेल को आप प्रायोरिटी दिया जाए, ये मेरी अपनी विचार है। अच्छा, एक और चीज़ आपने कहा कि खेल से जुड़े अधिकारी पदाधिकारी इस विभाग में उतने कम थे। अभी क्या स्थिति है? मतलब आप खुद भी खेल विभाग में हैं, तो कितने खिलाड़ी या खेल से जुड़े लोग इस विभाग में हैं? देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि सचिव स्तर से जो है वो IAS अफसर होते हैं। अभी हमारे यहाँ डायरेक्टर हैं, वो भी खेल से भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिलों में अभी 19 जिलों में खेल जो जिला खेल पदाधिकारी है उनकी नियुक्ति हुई है, और हुई है तो वही हिसाब से आप जिला स्तर में भी वही होगा, तो वो जिला स्तर से हो के फिर राज्य स्तर में वो लोग आएंगे। तो ये मेरा चीज़ है कि इसमें सुधार होना थोड़ा जरूरी है। बिल्कुल। ज्योत्सना जी, यहाँ पर प्रदीप जी प्रायोरिटी गेम्स को प्रायोरिटाइज करने की बात कर रहे हैं, जैसे हॉकी हो गई, कबड्डी हो गई, ये एक वैसे गेम्स जिनको शायद झारखंड राज्य प्रायोरिटी देता है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि आप उन प्रायोरिटी जो दिए हुए गेम्स उसमें एक खिलाड़ी हैं, तो कितनी प्रायोरिटी मिल रही है कबड्डी को? जी, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि प्रायोरिटी गेम को पहले देनी चाहिए, जो कि झारखंड, जैसे कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, खो खो हो गया, ये ज़मीनी गेम है। इसे सब लोग हर एक प्रत्येक स्कूल में सिखाया जाता है और इसमें अधिकतर से अधिकतर बच्चों को जानकारी होती है। तो मैं राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पे ज़्यादा ध्यान दें और इस गेम को बच्चों को, और इस गेम में जितने भी चीज़ लगते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसे अच्छी तरह से वो अभी की fulfill करें। करंट सिचुएशन जानना चाह रही हूँ ज्योत्सना कि अभी क्या चल रहा है? अभी कबड्डी का हाल झारखंड में बहुत ही ख़राब है मैडम, क्योंकि यहाँ जैसे आपस में ही खेल में लड़ाई है, लड़ाई होने के कारण बच्चों का लाइफ यहाँ पे चौपट हो गया। हॉकी का तो ठीक है, ठीक ही किस चल रहा लड़ाई है। की बात बच्चे कर रहे हैं? मैं नहीं समझ पाई। जैसे बोला, 2 गुट में बटा हुआ है। ऐसे जब से गई हूँ, हमारे पेरेंट्स ही बोलते कि आप लोग खेल के क्या कर लिए। तो ऐसे होता है ना कि वहाँ के बच्चों को, जैसे 24 जिला है, 24 जिलों में सिर्फ जैसे 13 बच्चे ही सिर्फ खेलते हैं और बाकी 12 जिलों के बच्चों को नहीं लिया था, तो नहीं खेल पाते हैं। इसमें जो जिसका अपना होता है पहले उसी का सिलेक्शन होता है और वही गेम खेलने जाते हैं। अच्छा, मतलब आप पहचान की बात कर रहे हैं कि सोर्सेज जिसके मिलते हैं उन खिलाड़ियों को चुन लिया जाता है और बाकी ऐसे ही रह जाते हैं। जी, तो वो जो पैरामीटर सेलेक्ट तो जो अच्छे, जो प्रभावशाली बच्चे रहते हैं खेलने वाले, वो नहीं जा पाते हैं। और इसके लिए मैं और एक बात बोलना चाहूँगी, ये तो अलग बात है, लेकिन खेल नीति जब बना है तो इसमें और एक चीज़ शामिल होना चाहिए कि जितने भी बच्चे झारखंड से खेलने के लिए बाहर जाते हैं जो भी गेम में, अगर वो मेडल लाते हैं तो उसे तो झारखंड सरकार, अभी जो कुछ दिन पहले देखा मैंने, बहुत लोगों को जॉब मिला जो कि मेडल लाए हुए थे। तो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता प्रत्येक बच्चों को मेडल ले पाना, क्योंकि बहुत गरीब घर के बच्चे मैच खेलने, पैसा वगैरह जुगाड़ करके जाते हैं मैच खेलने, और कभी मेडल लगता है तो कभी नहीं लग पाता है। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चे अगर 3 बार नेशनल खेल के आते हैं तो उन्हें, हमारे झारखंड की सरकार को, चाहे जिसकी भी सरकार रहे, झारखंड की सरकार को 4th ग्रेड में उन्हें नौकरी कंपलसरी कर दे। अगर बच्चे 3 बार नेशनल खेल के आते हैं तो, और मेडल लग गया तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो है सीधी नौकरी, और उसके भी और अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए जब बच्चे मेडल लगा के आते हैं। और जो नहीं भी लगा के आते हैं और 3 बार नेशनल खेल चुके हैं तो उनके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि इतना दिन खेल के। सामी जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जैसे कि ज्योत्सना जी बोल रही हैं कि जो मैदान में लड़ाई होती है वो तो होती है, उसके पहले भी एक
लड़ाई चल रही है, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए भी खिलाड़ियों को लड़ना पड़ रहा है। जो पहचान या सोर्सेज की आप बात कर रही थी ज्योत्सना जी कि अगर शायद आपकी पहचान है या सोर्स है तभी आपका सिलेक्शन होता है, आपने भी इसको फेस किया है? जी, ऐसा तो सभी गेमों में होता है, हमारे कबड्डी में भी ऐसा है। बट लेकिन मुझे लगता है कि ये एसोसिएशंस के लड़ाई के वजह से जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं, हर एक इवेंट में होंगे, कबड्डी में होंगे, फुटबॉल में होंगे, हॉकी में होंगे, इसी राजनीति की वजह से बहुत अच्छे प्लेयर होने के बावजूद उनको ये गेम छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका भविष्य अंधकार में है और इस लड़ाई के बीच में कहीं ना कहीं वो पिस जाएंगे, जिसके कारण से उनको गेम छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप की जो हम बात कर रहे थे, प्रदीप जी फिर से आप पर आना चाहूंगी कि इस खेल नीति में सीधा सवाल रहेगा कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या सुधार किया जा रहा है, क्योंकि अभी ज्योत्सना और स्वामी जी जो बता रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में ही काफ़ी झोल है, जहां पर पहचान चलता है और तभी आपका शायद सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें कुछ सुधार होगा इस खेल नीति के बाद? ज्योत्सना जी ने तो अच्छा ही कहा, खेल में ही खेल हो रहा है, खेल में ही खेल हो रहा है। जिसकी जितनी पहचान उतनी भागीदारी। ये सिर्फ एक खेल की बात नहीं है, ये हर एक खेल में ऐसा ही है। मैं विगत 1 साल पीछे अगर चला जाऊं तो मैं एक घटना बता रहा हूं आपको। संतोष ट्रॉफी जाना था झारखंड का, संतोष ट्रॉफी जाना था झारखंड का। उसमें अलग गुट अलग ट्रायल करा रहा है, अलग गुट अलग ट्रायल कर रहा है, और झारखंड के बच्चे कहां जाए, ना उधर ही जा पा रहे हैं ना इधर ही जा पा रहे हैं। भाई ट्रायल देंगे तो कहां जाएंगे। फिर वहां पर ये संज्ञान झारखंड सरकार के पास आई और उन्होंने दोनों ग्रुप को कहा कि तुम लोग अभी शांत रहो, झारखंड सरकार ये टीम को भेजेगी, उसकी खाना, उसकी रहना, उसका सारा किट झारखंड सरकार देगी। ये पहले टीम जाएगी संतोष ट्रॉफी, तब आप लोग से हम बात करेंगे। चूंकि ये तो हमारे स्टेट की बात कर रहे हैं, ये तो इंडियन फेडरेशन में ये समस्या है, वहां भी 2-3 गुट चल रहा है। ऐसे में भारत का खेल के विकास नहीं हो सकता है। ज्योत्सना जी ने बहुत सही कहा कि 2 गुट हो रहा है कि हम हैं, हम हैं, हम हैं। अरे मेरे भाई, पहले खिलाड़ी है तबे ना तुम लोग है, पहले खिलाड़ी है तब एसोसिएशन है। बिल्कुल, खिलाड़ी है जब हम तो खेल इसमें की नहीं बात करते हैं तो खेल भावना आती है, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं वो आगे चल कर के देश को रिप्रेजेंट करते हैं, राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब उनके कारण झंडा ऊंचा होता है तो सभी लोग काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। लेकिन ये जो गुटबाजी की हम बात कर रहे हैं, खेल भावना को तोड़ कर रख देता है कहीं ना कहीं। प्रवीण जी, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि गुटबाजी या ग्रुपबाजी, एक कहते हैं कि मेहनत को कोई रोक नहीं सकता है। आप झारखंड का एग्जाम्पल, एक खिलाड़ी का नाम बताता हूं जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। आज से मैं जब 92 की बात कर रहा हूं और उस जमाने की बात कर रहा हूं, तूफानों को कोई रोकता नहीं है। यदि जिसकी काबिलियत है, जिसने आज लोहा मनाया है, पहले भी बिहार के समय की कहानी बता रहा हूं मैं। आज तो झारखंड अलग हो गया, सौभाग्य की बात है इन खिलाड़ियों का, लेकिन उस समय भी था। लेकिन जिस खिलाड़ियों ने अपने को हौसला बढ़ाया, हिम्मत नहीं छोड़ा। आज मैं भी कहीं कहीं सफरिंग किया इस क्षेत्र में, लेकिन मैं 8 साल के बाद बिहार टीम में या झारखंड टीम में मैं स्थान बना पाया। तो मेहनत है, होती है कहीं ना कहीं, कुछ न कुछ चीज़ ऐसा खिलाड़ियों के साथ है। लेकिन जिसका मेहनत है, लगन है, उसको एक न एक दिन सफलता मिलता ही है, और जब मिलती है तो इस दुनिया को दिखा देती है कि हमें में कुछ दम था जो इतना दिन से रोक लिया। बिल्कुल, लेकिन वही है कि जब आप सफलता की उस मुकाम पर पहुंच जाते हो तब लोग आपको शायद प्रेज करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होती है वो बहुत कम लोगों को पता होती है। स्वामी जी, आप पर आऊँगी। और जैसे कि प्रवीण जी ने महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण दिया, तो वो खेल के कह सकते हैं कि क्षेत्र में बहुत बड़ा चेहरा है। झारखंड को अगर लेकर के कहें तो उनसे किस तरीके से इंस्पायर हो रहे, क्योंकि क्रिकेट भी एक अपने में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, एक अलग है जहां पर कंपटीशन उतना ही है। और अब जैसे कि हम हॉकी और कबड्डी जैसे खेलों की बात कर रहे हैं, अब उन्हें आगे प्रोत्साहन देने की बात हो रही है झारखंड की तरफ से। तो ऐसा लग रहा है कि समय के साथ कुछ बदलाव हुआ है।
जी बिल्कुल, समय के साथ तो बदलाव चल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये झारखंड सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो भी एसोसिएशंस का मामला स्टेट में चल रहा है, उन सबको वहाँ सामने बैठा के, दोनों को एक जगह बैठा के और उस मामले को सुलझाना चाहिए, ताकि उनके वजह से खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2 गुट है, दोनों गुटों में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स होंगे, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होंगे, पर प्रॉब्लम के वजह से और इन लोग के एसोसिएशन के झगड़े के वजह से वो बच्चे पीछे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खेल विभाग को, झारखंड सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एसोसिएशन के जो भी लड़ाई है उनको एक जगह बैठा के उनको समझाना चाहिए और मिल के काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल, कुछ इससे आखिरी झारखंड के खिलाड़ियों का समय बचा है भविष्य हमारे अवश्य पास। आगे जाएगा। आखिरी समय बचा आपसे, आखिरी सवाल रहेगा ज्योत्सना आपसे कि आप जैसे एक चेहरा हुई, सामी एक चेहरा हुए, आप लोग खिलाड़ी हैं, खेल नीति पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए या हो रही हैं। आपके साथ जो कोलीग्स हैं या जो खिलाड़ी हैं, इस खेल नीति को लेकर कितने जागरूक है या कोई जानकारी है? खेल नीति को लेके जो सीनियर लोग हैं वो तो कहीं कहीं पे अभी जॉब कर रहे हैं, तो वो उतना समय प्रेफर नहीं कर पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। लेकिन हम लोग अगर ग्राउंड कभी कभी, अभी हम लोग गेम खेलते हुए अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मास्टर्स कंप्लीट हो गया, इसके बाद बीपीएड कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई, तो हमें समय मिल पाता है तो हम जहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, वहाँ हम लोग जाके उन्हें समझाते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं कि अच्छे से खेलिए। क्योंकि सब ऐसा नहीं कि सब खेल रहा है तो फिर सबको नौकरी मिल पाए, ऐसा नहीं है। तो सब अपना अपना एक जगह चुनते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे जितने गेम खेलते हैं और खेलते हुए यूनिवर्सिटी खेलते हैं, यूनिवर्सिटी खेलने ग्रेजुएशन करने के बाद वो फिजिकल एजुकेशन कर पाते हैं, जो सक्षम होते हैं वो, और जो नहीं सक्षम हो पाता है, जिनके पास पैसा नहीं हो पाता है, वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो सरकार को इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब बच्चे बहुत मेहनत करके उतना साल अपना ग्राउंड में बर्बाद करते हैं, और जब बड़े होते हैं तो उनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं होता है, स्पोर्ट्स की पढ़ाई करने के लिए। तो सरकार इनके लिए स्कॉलरशिप देती है, लेकिन सरकार झारखंड के अंदर ही देती है। तो झारखंड के अंदर स्कॉलरशिप देती है ना मैडम, तो जो बीपीएड का जो कॉलेज है वो झारखंड के अंदर एक भी नहीं है। स्पोर्ट्स का जो स्कूल होता है, फिजिकल एजुकेशन स्कूल, वो झारखंड में नहीं है। तो और जो बाहर है इसके, उसमें पैसे अधिक लगते हैं, और यहाँ जो लगते हैं वो भी पैसे अधिक लगते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने रांची यूनिवर्सिटी में ज्ञापन दिया था, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन करने के लिए बच्चे दूर दूर जाते हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, नागपुर हो गया। ये जो नई खेल नीति बनी है, इसमें खेल यूनिवर्सिटी की भी चर्चा हुई है। आखिरी सवाल, समय बहुत कम है, छोटा सा जवाब आपसे प्रदीप भी चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ज्योत्सना से भी मैंने सवाल किया कि खेल नीति को लेकर खिलाड़ियों में कितनी जानकारी है। खेल नीति आ गई है, इसके पहले भी बहुत सारी नीतियां और योजनाएं हैं, लेकिन लोगों तक जानकारी शायद नहीं पहुंच पाती, वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। खिलाड़ियों तक इस खेल नीति को लेकर कैसे आप पहुंच रहे हैं, उसके बारे में कैसे जानकारी दे रहे हैं? छोटा सा जवाब। ये खेल नीति हम लोग हर एक जिला में, जो जिला खेल पदाधिकारी, उनके माध्यम से लोगों को हम लोग खेल नीति जो है, झारखंड की जो खेल नीति है, सरकार की क्या नीति है, वो सारे लोगों को हम लोग, उनका एक बुकलेट छपा हुआ है, वो लोगों को हर जिला हम लोग तक पहुंचा रहे हैं। सरकार का पूरे दावित के साथ हम लोग जो खेल नीति लाए हैं उसी पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब खेल नीति आ गई है और सरकार की तरफ से भी दावा है कि खेल जो नीति है वो लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल पहुंच रही है खेलों तक, उन खिलाड़ियों तक, और वो उनके लिए बहुत उपयोगी भी रहने वाली है। आप सभी का आज के इस पैनल डिस्कशन में बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े, प्रवीण जी, सामी जी और ज्योत्सना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में। तो आज के मुद्दे की बात में हमने बात की खेल की, खिलाड़ियों की और खेल नीति की। आप इस खेल नीति के बारे में क्या कुछ जानते हैं? मुझे लगता है कि इस बातचीत से आपको और भी कई चीज़ें पता चली होगी, और भी मुद्दों को लेकर आते रहेंगे। मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।